मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। ईद का तीसरा दिन है। हम जानते हैं कि ईद के तीसरे दिन थोड़ी गहमाई जो है ना वो कम हो जाती है, लेकिन मैं इसको सबसे इम्पॉर्टेंट दिन समझती हूँ। अब आप पूछेंगे या सोचेंगे कि क्यों मैं सबसे इम्पॉर्टेंट दिन समझती हूँ, इसलिए क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई। हज हमने विटनेस कर लिया। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने हज जो है ना अपना वो रुकन आज़म जो है मुकम्मल कर लिया, और जो यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि टीवी के ऊपर उसको देख लें। और उस वक्त हमारी कैफियत ऐसी होती है कि हम अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं, हम बेहतर होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम नेकी ज़्यादा करें, हमारे नफ्स के अंदर खैर की कबूलियत जो है वो बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये वक्त गुजरता है, 2 से 3 दिन गुजरते हैं, तो एक वापसी शुरू हो जाती है अपनी पुरानी आदत की तरफ। तो ईद का तीसरा दिन, एक तो हमें पता है कि दावतें वगैरह भी चल रही होती हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए इस तरह का वक्त होता है कि हमें ये सोचना है कि हमने वापसी नहीं करनी है उन पुरानी आदत की तरफ जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जिसका दर्स हमें इस्लाम भी देता है, जिसका दर्स हमें सोसाइटी भी देती है। एट द सेम टाइम हमारा ज़मीर जो है, हमारे अंदर जो कॉन्शियस मौजूद है वो भी हमें कहता है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। इसी तरह से हम ये जानते हैं कि कुर्बानी का जानवर हमें जो गोश्त है वो हमें कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। तो सबको खुशामदीद कहते हुए अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट कुर्बानी का गोश्त। उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, उसको कितना स्टोर करना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे लिए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए कितना पोर्शन जो है ना एक वक्त में बेहतर होता है। भी सोचेंगे कि हर मर्तबा यही डिस्कस हो रहा होता है, क्या इसके अलावा कोई बचा नहीं डिस्कस करने के लिए टॉपिक इनके पास? तो भाई उसका रीज़न ये है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हमें डिस्कस करते रहना चाहिए। और इसको डिस्कस करने के लिए, हमारी रहनुमाई करने के लिए आज हमारे साथ पहले जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मेरे बहुत ही फेवरेट है, अक्सर आप इनको देखते हैं हमारे शो। आज एक मरतबा फिर से हाजिर हैं हमारे साथ हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले ये बताइए कि ईद आपकी कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद खुशी से ना गुजरे तो फिर ईद कैसी? आगा साहब ये बताइए रूटीन क्या होती है वैसे ईद के वक्त, और ईद के तीसरे दिन थोड़ी गहमा गहमी हो जाती है कम या नहीं? मेरा ख्याल है पहले 2 दिन जो है वो शदीद थकन के होते हैं। कुर्बानी करनी है, गोश्त मैनेज करना है, जो देने का गोश्त है वो देना है। असल में जो हमारे यहाँ बहुत आसानियाँ हैं, हमने उन्हें बहुत सारी मुश्किलात में तब्दील कर लिया है। आसानी ये है कि तुम कुर्बानी करो, जो लोगों का हक है उन तक पहुंचा दो, चाहे वो गरीब हैं, गुरबा हैं, तुम्हारे अकरबा हैं, उन तक पहुंचा दो। उसके बाद अच्छा, अकरबा में अगर तमाम लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर उनको देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसे लोगों तक पहुंचाइए, और यकीनन ऐसे लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह वहाँ तक पहुँच सकते हैं जिन लोगों को सारा साल गोश्त नसीब नहीं होता। आपने बात की, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि हम ये जानते हैं हमारे रिश्तेदार ने भी कुर्बानी की है, हमने भी कुर्बानी की है। जब तक हम उनके घर नहीं भेजेंगे या वो हमारे घर नहीं भेजेंगे और ये अदला बदला हम बराबर नहीं करेंगे, तब तक हमारी कुर्बानी और वो जो एक सेंस है कुर्बानी का हमारी नज़र में वो मुकम्मल नहीं होगा। सही बात है। मेरे समझाने में रान जाएगी बकरे की, वापसी में जो रान आएगी वो दूसरे समझाने में चली जाएगी। नॉनसेंस। आप यकीन कीजिए कि यही अगर हम तय कर लें, और हम तौर पर तय कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुर्बानी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, हम देने के काबिल अल्लाह ने हमको किया है, हम ले नहीं रहे। अगर ये तमाम चीज़ें हम मैनेज कर लें माशरती तौर पर, तो ये तमाम चीज़ें उन लोगों तक पहुँचने में ज़्यादा बेहतर हैं जो असल मकसद है कुर्बानी। कुर्बानी करने का मतलब ये नहीं करना कि अच्छा चलो जो ससुराल से जो गोश्त आया ना उसके अंदर ना वो फैट ज़्यादा है और गोश्त ज़रा कम है, अच्छा गोश्त यहाँ, और इस बात पे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा आगा साहब, कुर्बानी हो गई है, सबको जहाँ जहाँ पहुँचाना चाहिए वहाँ पे पहुँचा भी दिया, अपने लिए भी थोड़ा सा रख लिया। मसला ये है कि जो अपने लिए रखा उसमें से हम खा इतना लेते हैं कि हमारे मसले मसाइल हेल्थ के शुरू हो जाते हैं। मतलब आज तो तीसरा दिन है, आज तो बचा हुआ गोश्त रखा हुआ होगा। अब आपको पता नहीं है, पूरा महीना अम्मियाँ जो है ना 2-2, 3-3 महीने बचा के रखती हैं। जी, मैंने सुना है कि मुहर्रम की हलीम भी इसी गोश्त से बनती है। ऐसा भी हो रहा होता है। ये भी इफेक्ट है कि कितने अरसे तक हमें फ्रिज में रखना चाहिए या फ्रीज करना चाहिए गोश्त, लेकिन पहले ज़रा खाने के ऊपर आ जाते हैं। ये ओवर ईटिंग का ये जो एक ट्रेंड है जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा, उसका क्या रीज़न है? देखिए, हमारे यहाँ जो रिवाज है वो ये है कि अदरक और लहसुन का इस्तेमाल हर गोश्त के साथ किया जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि
अदरक ताज़ा, लहसुन ताज़ा ग्राइंड करके पीस के फ्रेश मिलाइए। अब आप ये देखिए कि एलिसन जो लहसुन के अंदर मौजूद होता है, ये बेहतरीन एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन है। ओके, लहसुन। जिंजर, जिंजरीन का एक्सट्रैक्ट, जिंजरीन ये बेहतरीन हजम के निज़ाम को बेहतर करने वाली दवा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी। ओह वाह। अब अदरक और लहसुन के इस्तेमाल को कुछ बढ़ा लीजिए, ठीक है। इसलिए कि मैं अगर तो मैं हलीम का नाम लेता हूँ, मैं पाए का नाम लेता हूँ, मैं नहारी का नाम लेता हूँ, मैं जिस भारी चीज़ का नाम लेता हूँ, मेरे बड़ों ने मुझे सिखा रखा है कि उसके ऊपर अदरक गार्निश करके खाओ। आखिर अदरक क्यों? इसलिए अदरक के जिंजरीन जो है वो हमारे एंजाइम्स को, जो हमारे एंजाइम्स हैं, उनकी पैदाइश को बढ़ा देती है। ठीक है। तो पहली बात जो है एहतियात की वो ये कि जितनी भी एहतियात करके खाए वो आपके लिए अच्छा है। और अदरक और लहसुन फ्रेश चॉप करके कंपैरेटिवली ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपके हजम के निज़ाम को बेहतर कर देगा। आगा साहब, एक हेल्दी तरीका या एक हेल्दी वक्त जो है वो कितना हो सकता है गोश्त को फ्रीज करने का? कितने अरसे तक के लिए हम कहेंगे ठीक है इतना तो किया जा सकता है? सच्ची बात यह है कि सिर्फ एक दिन। सिर्फ एक दिन? यस। मतलब ऊपर जो फ्रीज कर देते हैं जमा हुआ गोश्त नजर आ रहा है, ठीक नहीं? देखिए, जो साइंसी मालूमात हैं वो ये बताती हैं कि आपने फ्रीज कर लिया, उसके बावजूद उसके लिए बैक्टीरिया पैदा हो रहा है। ओके। मतलब ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्रीज के बावजूद? फ्रीज के बावजूद। ओके। अब उसमें फ्रीज हम कर किस में रहे हैं? हम कर रहे हैं किसी प्लास्टिक की थैली में, ये अलग वो पोर्शन बना के। तो जनाब अली, वो जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो फूड ग्रेड है? अगर वो फूड ग्रेड नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? फिर तीसरी बात यह कि अगर आप फूड ग्रेड कोई चीज लेकर आ जाते हैं और आप उसमें फ्रीज कर, इस बात को जहन में रखकर कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें बैक्टीरिया पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा 6 दिन 7 दिन तक आप इस्तेमाल कर लीजिए, 8 दिन इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद आम तौर पर वो गोश्त इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है जितना ज़्यादा बाज़ार में फास्ट फूड ख़राब होता है। ये बताएं, कुछ तो गुंजाइश निकाल, कोई 7-8 दिन से कोई 15-20 दिन या 1 महीना तक लेकर आए, कैसे कर सकते हैं हम गोश्त को? देखिए, अगर फर्ज करें कि इन तमाम चीज़ों को हल्का सा आप पका लें, ओके, बॉईल कर लें, अदरक और लहसुन डालकर बॉईल कर लें, उसके बाद वो उबला हुआ आप जो है वो फ्रीज कर दें, ओके, तो किसी हम उसको 20 से लेकर 25 दिन तक ले जा सकते हैं। ओके। इसलिए कि उसके अंदर जो गोश्त है या उसके अंदर जो जमा हुआ खून है वो निकल गया। तो अगर थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त हो तो वो कंपैरेटिवली आपके लिए ज्यादा दिन निकाल सकता है। जिन लोगों ने कर लिया ओवर ईटिंग, ठीक है, और उनकी खराब होना शुरू हो गई हैं, वैसे तो नहीं होनी चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आगा साहब उनके लिए फिर क्या आप सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको खाना चाहिए, क्या उनको अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए जिससे थोड़ी सी बेहतरी हो? अच्छा, मैं एक चटनी अर्ज करता हूँ। चटनी? वाह। चटनी वाले, अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो एक दिन आप वक्फा लें और ये वाली चटनी दही में मिला करके इस्तेमाल कर लें, ठीक है, तो आपके पेट के एंजाइम बेहतर हो जाएंगे और बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। बताएं प्लीज, क्या है वो चटनी? 3 चीजें तो हरा मसाला, पुदीना, हरी मिर्च, ठीक है। इसमें 3 चीजें मुझे और ऐड करनी है, लहसुन, सफेद जीरा और नमक। ओके, 6 चीजें हो गई। अब इसमें 7वीं चीज जो ऐड करनी है, उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओके, जो लोग नॉर्मल खट्टा पसंद करते हैं वो आलू का पेस्ट डाल लें, ठीक है। जो कुछ खट्टा पसंद करते हैं या वो कैरी डाल लें या इमली का पेस्ट डाल लें, ठीक है। जो लोग ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं वो नींबू का रस डाल लें। ओके, अब ये चटनी तैयार हो गई। इस चटनी को 1 टेबलस्पून लीजिए, तकरीबन आधा पाव यानी 100 ग्राम दही लीजिए, उसमें मिक्स कर लीजिए। एक दिन आप फाका कीजिए, सिर्फ ये दही सारा दिन खाते रहिए, आप यकीन कीजिए कि आपने जो ओवर ईटिंग की है आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके पास इस तरह के केसेस आते भी होंगे, स्पेशली बात बड़ी ईद के बाद, आप फिर सबसे पहले चीज़ क्या सजेस्ट, क्या चीज़ रोक देते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं खाना, गोश्त रोक देते हैं, और उसके बाद पहली चीज़ क्या देते हैं उनको खाने के? एक दिन के लिए सिर्फ ये दही वाली चटनी, ठीक है, और कावा, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम जमीन के एतबार से चलते हैं। अगर हम में रहते हैं, शुमाली इलाका जात में रहते हैं, तो हमें खाने के साथ टमाटर
कच्चा टमाटर काट कर खाना हमारे हजम के निज़ाम को बेहतर करेगा लाइकोपेन की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाके में, ओके, उसका क्या रीज़न है? वहाँ पर एक और चीज़ होती है, उसका नाम है तिम्बर। तिम्बर की चटनी वहाँ बना करके खाइए, मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वाह। नीचे मैदानी इलाके में आइए, हम बात करते हैं पोठवार की। पोठवार के लोग जो हैं, अगर किसी तरह हींग किसी भी सब्जी में डाल करके, हींग या दाल में हींग डाल कर, उनका पेट ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर जेहलम, जेहलम से लेकर के लाहौर तक, यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह वो कोई भी हजम की चूरन खाएंगे। उसके बाद लाहौर से लेकर मुल्तान तक या लोअर पंजाब, यहाँ पानी में इख्तलाफ है, वहाँ का पानी कुछ और है। ओके, वहाँ पर अगर हींग खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि वहाँ पर इस मौसम में बेहतरीन जो है वो फालसे का शरबत है। ठीक है, फालसे का शरबत है, इससे हाजमा बेहतर होगा। हाजमा बेहतर होगा, और फालसे के शरबत में काला नमक हो तो बेस्ट है। क्या बात, काला नमक आपको पता है, वैसे ही हमें बहुत पसंद है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा सिंध और बलूचिस्तान वाली साइड के ऊपर भी बता दीजिए। पूरा सिंध जो है वो क्योंकि थोड़ा सा ऐसा पानी पीता है जो रुका हुआ पानी है, वहाँ के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ खाएं के मैदे के निज़ाम के साथ साथ आपकी आंतों के निज़ाम को भी बेहतर करें। ठीक है, चुनांचे वहाँ पर जो आपको पानी पीना है उसमें फालसे का शरबत भी हो सकता है, कैरी का शरबत भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आप अगर आम का शेक पी रहे हैं तो सिंध का निचला हिस्सा यानी लाड़काना के हम कराची तक जाएं तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपके हजम के निज़ाम को बेहतर कर देंगी, बशर्ते कि आपने एक दिन जो है वो कावे पर और दही पे गुजारा किया है। आपकी आंतों में स्टिमुलेशन पैदा करें। स्टिमुलेशन पैदा, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी हिस्सा रह गया हमारे बलूचिस्तान वाली साइड। बलूचिस्तान वाली साइड पर पानी जो है वहाँ पर आमतौर पर लोग छुपा हुआ पानी पीते हैं, लिहाजा वहाँ पर जो है हजम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वहाँ के लोग जो आमतौर पे खाना खाते हैं ना, वो तंदूर में दबा हुआ गोश्त खाते हैं। वाह, वो एक स्पेशल डिश वहाँ के बलूचिस्तान के लोग खाते हैं, तो यकीनन वो वैसे ही बेहतर होती है। वहाँ पर सिर्फ अदरक का कावा बेहतरीन है, अदरक का कावा पिया जा सकता है। बिल्कुल, पेशावर रह गया। बिल्कुल ठीक है, पेशावर के लिए मैं दरखास्त करूंगा कि सिंपल अदरक ज्यादा मिकदार में पानी में डालकर जरा पकाएं, उसको छाने, उसको गुड़ से मीठा करें और ये पानी पी लें, तो फिर उनके पेट के निज़ाम में बेहतरी आ जाएगी, इससे कि वहाँ के पानी की रिवायत और उसकी तमाम चीज़ें अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आगा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इतनी ज़्यादा हमें ना टोटके बताने के लिए कि कैसे डॉक्टर के पास जाए बगैर आप घर में रहते हुए अपने ओवर ईटिंग का मसला, जिसकी वजह से आपके मैदे के अंदर प्रॉब्लम शुरू हुई है, उनको ठीक कर सकते हैं। देखिए, अच्छी बात तो ये हो कि आप ओवर ईटिंग करें ही ना, और आप बड़ी मुनासिब मिकदार के अंदर खाना खाएं। अगर आपने कर ही लिया ओवर ईटिंग, तो फिर उसका हल जो है ना, आगा साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जहाँ जहाँ मौजूद, आगा साहब ने उसके बारे में बता दिया।